नाज़रीन, आखिरकार कराची के लिए अच्छी खबरें आने लगी हैं। कारोबार के लिए वक्त बढ़ा दिया गया है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के इजलास में भी अहम फैसले सामने आए हैं। वो क्या फैसले हैं, इन पर हम बात करेंगे। अभी बात करते हैं सिंध हुकूमत और ताजरों के दरमियान होने वाली मफाहमत की, जिसके मुताबिक सिंध हुकूमत ने मार्केट्स के औकात के हवाले से फैसले को वापस लेते हुए ताजर बिरादरी की बात मान ली है। अब कराची में मार्केटें शाम 6 बजे के बजाय रात 8 बजे तक खुली रखी जाएंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने अपने पैगाम में लिखा कि दुकानदार और ख़रीदार समेत हर शख्स मास्क पहने। उम्मीद है मार्केट एसोसिएशन SOPs पर अमल कराएगी। सिंध हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से नई SOPs जारी की थी, जिसके तहत कारोबारी मराकज़ सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने का कहा गया था, लेकिन ताजरों ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया था। मार्केट्स के औकात के हवाले से सिंध हुकूमत को सिर्फ ताजरों के दबाव का ही सामना नहीं था, बल्कि कराची की 3 सियासी जमातों ने भी ताजरों की हिमायत का ऐलान करते हुए दौरानिया बढ़ाने का मुतालबा किया था। MQM, PTI और जमात इस्लामी की जानिब से ताजरों के हक में और सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के ऐलानात सामने आए थे, और ख़ास तौर पर MQM जो तवील अरसे से कराची के मंजरनामे से गायब थी, आज उसकी जानिब से भी धमाका खेज एंट्री सामने आई। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अब एहतजाज का नहीं, तहरीक का वक्त है। वफाक का काम सिर्फ ऐलान करना नहीं है। उन्होंने कहा कि कराची को खुसूसी दर्जा देने के लिए कानून साजी की जाए। वफाक से भी कहूंगा, उनका काम सिर्फ ये ऐलान कर देना नहीं है कि इख्तियारात उनके पास नहीं है। वो हुक्मरान है, अपने इख्तियारात को अपने हाथ में लेने के लिए उनको कानून साजी करनी है तो कानून साजी करें। कराची को स्पेशल स्टेटस देना है तो कराची को स्पेशल स्टेटस दें, लेकिन आप कराची को डूबता देखकर ये समझ जाएंगे कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो वफाक को कोई फौरी फैसले करने हैं। हमने बुज़दिली की हद तक की शराफत दिखा दी है। तीनों सियासी जमातों और ताजरों के सख्त मौक़िफ़ के सामने सिंध हुकूमत ने घुटने टेकते हुए कारोबारी औकात में तोसी कर दी है, जो कि कराची के लिए एक अच्छी खबर है। कराची के लिए इस्लामाबाद से भी एक अच्छी खबर सामने आई है। आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वफाकी वज़ीर शेख रशीद, फैसल वावडा, असद उमर और मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में कराची की तामीर और तरक्की के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर गौर किया गया और अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि प्लान के तहत 100 से ज़ायद मनसूबों की मनसूबाबंदी की जा चुकी है। 1 खरब 11 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे, जबकि मनसूबों को तकमीली मराहल के एतबार से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि कराची के मसाइल का मुस्तकिल बुनियादों पर हल इंतहाई ज़रूरी है। बरसाती पानी से नुकसानात का सबब नालों पर गैर कानूनी तामीरात। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि तजावुज़ात हटाने से पहले मकीनों के लिए मुतबादिल इंतज़ामात यकीनी बनाए जाएँ। सिंध हुकूमत ने लचक दिखाते हुए सियासी जमातों और ताजरों के मुतालबे को मान लिया है। सिंध हुकूमत के इस फैसले के बाद MQM अपने मौक़िफ़ पर नरमी लाएगी या फिर नहीं, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, शुक्रिया। आज आपने सख्त मौक़िफ़ अपनाया, आज आपने एक तरह से धमकी भी दी, तो एक बड़ा मुतालबा मान लिया गया, वफाक की तरफ से भी, सिंध हुकूमत की तरफ से भी। सर, क्या बेहतर होता, इस तरह का सख्त मौक़िफ़ आप पहले भी अपनाते तो कराची के बड़े मसाइल हल हो सकते थे, और क्या आइंदा भी ऐसा सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा या फिर पहले की तरह खामोशी इख्तियार की जाएगी? मेरा ख्याल है MQM के मौक़िफ़ बड़े वाज़े हैं। वाज़े मौक़िफ़ ही सख्त मौक़िफ़ होते हैं, धमकियों से मौक़िफ़ नहीं मनवाए जाते। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आप किसी जमहूरी माशरे और माहौल की बात कर रहे हैं। सिंध में ये माहौल मौजूद नहीं है। एक जागीरदाराना जमहूरियत है, वो भी बड़ी अजीब व गरीब सी जमहूरियत है। वो एक ख़ास कराची जो है उसको अपना पार्ट समझते भी नहीं है। कराची में ख़ास मकसद के लिए आते हैं। कराची वो मकसद हालांकि वैसे भी पूरा कर रहा है कि इनके ख़जाने में 95-97% सिंध के शहरी इलाके जमा करते हैं। सिंध में 2 तबके हैं, एक वो जो टैक्स देता है, दूसरा जो टैक्स खर्च करता है। और कहाँ खर्च करता है ये पता नहीं है। इनसे ना रियासत पूछती है, ना वफाक पूछती है, ना अदलिया पूछती है, ना इंटेलेक्चुअल पूछते हैं, ना मीडिया पूछते हैं ये पैसा जाता कहाँ है। तो एक मसला तो ये है कि उस पर वो जवाब नहीं देंगे, उस पर सीरियस नहीं होंगे। जब कराची की
इस मसले पर रिलीफ दे दिया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका भी फ़ायदा है ना। ये शहर चलता है तो वो भी तो पलते हैं, उनके रियल इस्टेट जो है दुबई शुबई की, उसमें भी फ़र्क पड़ता है ना मेरे भाई। तो मौक़िफ़ तो अगर MQM ने 40 साल में सख्त या सही मौक़िफ़ ना अपनाया होता तो जो कुछ गुजरी है गुजरती नहीं मेरे भाई। पाकिस्तान की मुरवज्जा कंप्रोमाइजिंग सियासत से ही कंप्रोमाइज़ करके काम चला लेते ना, तो शायद हम MQM के अपने रहनुमा कुछ लोग ज़्यादा इज़्ज़त के साथ और ज़्यादा बेहतर हालात में और ज़्यादा अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी बसर कर लेते। लेकिन सिद्दीकी साहब, आपने मज़ामती तहरीक चलाने की बात की थी, उसके बाद फिर ये आपकी बात और ताजुर्न की बात मानना पड़ गई हुकूमत को। मेरी अर्ज़ ये थी कि जो बाकी मामलात हैं कराची के शहरियों के, सिंध के शहरियों पे, उन पे MQM इसके बाद कोई और मज़ामती तहरीक चलाएगी या फिर खामोश हो जाएगी? जनाब, अतमाम हुज्जत भी कौमों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। एक वक्त था अतमाम हुज्जत ये भी थी कि 88 में तमाम तर खदशात और अंदेशे के बावजूद कि ये जागीरदाराना जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है इसके साथ शामिल होना अपने आप को ख़राब करना है। लेकिन 88 में इसलिए बनाने दिए हमने उनकी हुकूमत, एक तो सबसे ज़्यादा सीटें थी उनकी, दूसरी बात ये कि ये जुर्म और ये दाग ना लग जाए सिंध के शहरी इलाकों के लोगों पर कि वो दही सिंध की क़यादत को और लीडरशिप को और पार्टी को सपोर्ट ही नहीं करते, सिंध के साथ मिल के चलते नहीं हैं। उसकी एक बड़ी तारीख़ है, उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की है। और अब अतमाम हुज्जत हो गया, पता लग गया है कि भाई ये नियति सही नहीं है, होना कुछ नहीं है, दो मुख्तलिफ लोग हैं, दो अलग तबकात हैं, दो अलग मफादात हैं। तो अब करेंगे जनाब जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमें भी बाकी जगह से भी ज़रा सांस लेने का मौका तो दिया जाए ना। अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी भी लोग डरते हैं, नाम चेंज कर दो, परचम चेंज कर दो, ये चेंज कर दो। वो पीपल्स पार्टी जिसने जहाज़ अगवा किया उसके लोगों ने तो कभी नहीं बोला कि ये सब पीपल्स पार्टी के साथ किया जाए, बैन लगा दिया जाए, ये कर दिया जाए। तो हम देख रहे हैं, हमें देखें, हमारे तो अभी भी 100 से ज़्यादा लड़के साथी जो है ना बेगुनाह लापता हैं, जेलें भरी हुई हैं। हमें तो तफरीहन सियासत नहीं कर रहे ना, बहुत देखभाल के करनी पड़ती है। अच्छा, ज़्यादा जिम्मेदारी से कर रहे हैं, पहली की MQM से ज़्यादा जिम्मेदारी से कर रहे हैं, शोर कम मचाएंगे, काम ज़्यादा करेंगे। सिद्दीकी साहब, सर स्पेशल स्टेटस की बात हुई, स्पेशल स्टेटस अगर वफाक नहीं देता, आप मांग रहे हैं, नहीं देता, तो उसके बाद फिर क्या किया जाएगा? फिर उसके बाद कोई लाया अमल है आपके पास? देखें, कोई एक ऑप्शन के तौर पे दिया है ना कि देखिए, चाइना ने शंघाई तामीर की और शंघाई ने पूरे चाइना की किस्मत बदल दी। ये शहर भी आज पाकिस्तान का जितना भी मुकद्दर और नसीब में लिखा हुआ है ना खुशहाली, वो इस शहर के ज़िम्मेदाराना रवैये की वजह से है। यहाँ का ताजिर जो कि अपना टैक्स अपनी ज़िम्मेदारी से ज़्यादा वाला अदा कर रहा है, वो घर से बाहर निकलता है तो उसके घर के बाहर सीवरेज का पानी भी होता है, रोड भी टूटी हुई होती है, वो जहाँ कारखाने जाता है वो पूरा खुदावा भी होता है। वो शहर जो 65% रेवेन्यू दे रहा है वफाक को, वफाक जब ज़रूरत पड़ती है तो इस शहर की, जिसके बारे में पूरी दुनिया को, वर्ल्ड बैंक को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, किसी को कोई शक नहीं है कि इस शहर में कोई हम प्रोजेक्ट लगाएंगे तो उसका कर्जा ये शहर वापस ना कर सके ना। सिंध के बजट का 97% देता है, तो सिंध तो भाई अब तक तो 88 में हमने वर्ल्ड बैंक से मास ट्रांजिट मंजूर करवाया था, लग चुका होता। तो अब लोग आहिस्ता आहिस्ता एक ऑप्शन की दिया है, एक तो यही कि पाकिस्तान के लिए अब लाजिम हो गया है, अपने लिए नहीं मांग रहे थे, पाकिस्तान के लिए लाजिम हो गया, ये मगरबी पाकिस्तान अब जो कि पूरा पाकिस्तान हो गया है। 2 करोड़ की आबादी थी जब ये मुल्क, 2 करोड़ से भी कम की जब ये मुल्क बना था, आज 23 करोड़ की है। तो जो लिसानी बुनियादों पे सूबे बने थे, हमारा मुतालबा ये है कि आबादी बढ़ गई है, अब इंतज़ामी तौर पे इसको 20 सूबों में, 15 सूबों में, 20 सूबों में तब्दील कर दिया जाए। तो ये गद्दारी हो सकती है मुल्क के साथ, सूबे की तकसीम की बात, सूबे बनाने की बात करना। तो देखेंगे अब लोगों को सांस लेने का मौका मिल रहा है, लोग जमा हो रहे हैं, लोगों का खौफ कम हो रहा है। देखें, इस तरह के जैसे ऑपरेशन MQ के खिलाफ हुए ना, इससे 2 चीज़ों ने जन्म लिया है हमेशा।
एक खौफ ने और एक नफरत ने। शुरू में खौफ प्रीवेल करता है, आहिस्ता आहिस्ता नफरत खौफ पे गालिब आ जाती है। खुदा का खौफ करें, ये शहर नफरत करने वालों का नहीं है, नफरत करने वालों का नहीं है, आप ही नफरत अच्छा सिद्दीकी साहब, अब जहाँ पे आप सांस लेने की बात कर रहे हैं सर, आप इसका मतलब एक छोटा सा ब्रेक चाहिए ना सर सांस लेने के लिए। उस ब्रेक का फायदा मैंने ये नहीं बोला है कि सांस लेने का वक्फा चाहिए, हमने कहा सांस ले लिया, अब करना है। अच्छा अब करना है, लेकिन साथ में एक और भी आपके पार्टनर है, वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं। थोड़ी दी है। अच्छा नहीं मैं धमकी बात नहीं कर रहा, गुजारिश भी तो हो सकती है ना सर। वो मुस्तफा कमाल साहब है, वो जो एग्रेशन जो एमक्यूएम का हमें अवाम के अंदर जलसे जुलूस, अवाम के अंदर उठना बैठना, वो मुस्तफा कमाल साहब लगता है उस स्पेस को फिल कर रहे हैं। वो जिस दौरान में आप शायद सांस ले रहे थे पहले, वो बहुत तेजी से आगे निकल रहे हैं। आपको लगता है कि वो स्पेस फिल कर जाएंगे? उनके अगर स्पेस जलसे करने से फिल हो जाती तो मेरा ख्याल है बहुत सारी सियासी जमातें हमसे 50 गुना ज़्यादा वसाइल रख के स्पेस। लोगों ने क्या समझा हुआ है कराची के अवाम को? पागल समझा हुआ है, सियासी तौर पे दिवालिया समझा हुआ है। सियासी शऊर सबसे ज़्यादा बालिग है, सियासी तौर पर सियासी शऊर उनका सबसे ज़्यादा है। इन चीज़ों से बनेगी बात, नफरत की सियासत करने से बात बनेगी। लोग नहीं पूछेंगे भाई एक कमरे में 4 लोगों, उसमें 4 डाकू हों, वो 4 डाकू कमरे को छोड़ के भाग जाएं और दूसरे घर में बैठ के कहें कि इस कमरे में डाकू थे, इस कमरे में डाकू थे, इस कमरे को बिल्डोज कर दो, तो कमरे को गिराया जाता है या डाकुओं को पकड़ा जाता है? तो वो डाकू जिनकी वजह से एमक्यूएम शायद बदनाम हुई, वो एमक्यूएम में नहीं कहीं और है, वो लोग शोर मचा रहे हैं इन बातों का। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सबको होना है। देखें वो पीटीआई वालों ने बोला था ना हर 6 महीने बाद इजी लोड हो जाता है, वो हमारा नहीं होता मेरे भाई। हम पहले बहुत, हमारा तो करोड़ रुपए का फलाही काम था, उसमें कुछ बहुत ही ज़रूरी मैंडेटोरी काम है वो जो हम सियासत पे खर्च कर सकते हैं, हम सब वहाँ लगा रहे हैं, अपने शहीदों को देखने के लिए, अपने असीरों को देखने के लिए। बिल्कुल ठीक। हमें ऐसी सियासत का भी शौक नहीं है जिसके लिए इतने ड्रामे और कलाबाजियाँ लगानी पड़े, दूसरों पे झूठे इल्ज़ामात लगाने पड़े। अल्लाह हमें उस लोगों को अच्छा तवक्को भी उसी एमक्यूएम से जिस पे इतराज़ रहता था कि शोर मचाती थी, बदमाशी करती थी, चढ़ के बोलती थी, ज़रा कुछ धीमे से भी सियासत करने दीजिए। ठीक है खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। बरसरे इक़्तिदार आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने मशरिक़ वस्ता के दौरे किए। सऊदी वली अहद ने खुद को अपने मुल्क में पाकिस्तान का सफ़ीर कहा, पाकिस्तान की माली मदद भी की। पाकिस्तान ने यह दावा भी किया कि वो सिफारती तन्हाई से निकल आया। इसके बावजूद पाकिस्तान मसला कश्मीर पर अरब ममालिक की सिफारती हिमायत हासिल न कर सका और अब पाकिस्तान के माशी मामलात पर भी ज़द लगने लगी है। हुकूमती दावों की बरअक्स पाकिस्तान सिफारती तन्हाई का शिकार होता जा रहा है। मशरिक़ वस्ता में नई दोस्तियाँ और नए ताल्लुकात जन्म ले रहे हैं। इस तनाजुर में एक बहरान पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। मुत्तहदा अरब अमारात जाकर नौकरी करने वालों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है। हर साल लाखों की तादाद में अमारात जाकर कमाने वाले लोग अब नहीं जा सकेंगे, ज़र मुबादला नहीं भिजवा सकेंगे। इसका इनफरादी और मुल्की सतह पर दोहरा नुकसान है। बेरोजगारों की तादाद में इजाफा होगा और मुल्की सरमाया में भी कमी आएगी, क्योंकि मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान समेत 13 ममालिक के वीज़ों पर पाबंदी लगा दी है। अब ना तो पाकिस्तानी विजिट वीज़ा पर जा सकेंगे, ना ही वर्क वीज़ा पर। जिनके पास पहले से वीज़ा मौजूद है वो इस पाबंदी से मुतासर नहीं होंगे। शाम, ईरान, तुर्की, यमन समेत जिन ममालिक के वीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है वो तमाम के तमाम मुस्लिम अक्सरियती मुल्क हैं। ये इकदाम जितना परेशान कुन है उतना ही हैरान कुन है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने ये इकदाम बिल्कुल यकतरफा तौर पर उठाया। हुक्मनामा नाफिज कर दिया गया और पाकिस्तान को आगाह करना भी ज़रूरी नहीं समझा। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान ने यह भी कहा कि शायद अमारात का इकदाम कोरोना की वजह से हो, लेकिन फिर पाबंदियों की फहरिस्त पे भारत का नाम क्यों ना आया, जो 90 लाख कोरोना मरीजों के साथ मुतासरा ममालिक में दूसरे नंबर पर है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने सेनेटर अनवर बेग के हवाले से बताया कि मुत्तहदा अरब अमारात से पाकिस्तानी $4 अरब के करीब ज़र मुबादला भेजते थे। हर साल लाखों पाकिस्तानी वहां जाकर नौकरी करते थे। 2016 में पाकिस्तान ने 3,26,000 वर्कर्स को मुत्तहदा अरब अमारात भेजा। 2017 में 2,75,000 गए, 2019 में 2,11,000 और इस साल अक्टूबर तक कोरोना के बावजूद 51,000 पाकिस्तानी मुत्तहदा अमारात गए। फिर अब क्या वजह है कि वीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई है?
क्या मुत्तहदा अरब अमारात किसी वजह से पाकिस्तान से नाराज है? क्या वो दीगर मुस्लिम ममालिक से दूरी इख्तियार कर रहा है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अमारात का इकदाम इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के 2 माह बाद सामने आया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया था कि इन पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से दबाव है। जब एंकर ने सवाल किया था कि दबाव कौन से ममालिक से की वजह से है, कौन डाल रहा है दबाव, तो वज़ीर आज़म ने नाम लिए बगैर कहा था वो ममालिक डाल रहे हैं जिनके पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात। मीडिया से एक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन ममालिक के नाम लिए जिनसे अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन ये कहा कि इनमें से कोई भी इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव नहीं डाल रहा। हमारा तुर्की से अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे ईरान से अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, यूएई से हैं। हमें कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं था कि जी हम कि इसराइल को हम रिकग्नाइज करें। वज़ीर आज़म ने मुत्तहदा अरब अमारात का नाम लेकर कहा कि ये इसराइल से ताल्लुकात के लिए दबाव नहीं डाल रहे। फिर पाकिस्तान से नाराज़गी की वजूहात क्या हो सकती हैं? खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने ज़राए के हवाले से बताया है कि इस पाबंदी की वजह सिक्योरिटी खदशात हैं, लेकिन इन सिक्योरिटी खदशात की तफसीलात नहीं बताई गई। और ये सवाल भी अपनी जगह अहम है कि सिर्फ मुसलमान मुल्क ही इस पाबंदी की जद में क्यों आए हैं? क्या पाकिस्तान पर पाबंदी की वजह मसला कश्मीर पर उसका दो टोक मौक़िफ़ है? क्योंकि कश्मीर पर अरब ममालिक के किरदार से मायूस होकर पाकिस्तान ने अपना ब्लॉक बनाने का इरादा जाहिर किया था, जिसके बाद सऊदी अरब ने अपने $1 अरब वापस मांग लिए थे और पाकिस्तान को चीन से कर्ज लेकर ये रकम वापस करना पड़ी थी। मुत्तहदा अरब अमारात की पाबंदी के बाद वहां की तमाम जॉब मार्केट पर भारत का कब्जा हो जाएगा। आखिर इस पाबंदी की वजह क्या है, पूछेंगे सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से। मुशाहिद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। तमीद मैंने बांध दी, आपको क्या वजह लगती है, क्यों आखिर ये नाराज़ी, और इस नाराज़ी में सिर्फ पाकिस्तान और बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक जो है इनको शामिल किया गया है? भारत है, अमेरिका है जहाँ पर कोरोना बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी खदशात में सिर्फ मुसलमान ममालिक हैं। आपको क्या वजह लगती है? ये वाकई तशवीशनाक बात है, लेकिन पहली बात तो है कि इसकी वजूहात पहले तयन किए जाएं। हमारी हुकूमत ने कहा था कि ये वजह जो है कोविड-19 है। वहां से जो रिपोर्ट आई है वो कहते हैं कि सिक्योरिटी है। अब जैसे अब टर्की को भी शामिल किया है उन्होंने, ट्यूनीसिया को किया है, अल्जीरिया को किया है, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। और फिर जैसे आपने फरमाया सही के खदशात ये भी हैं कि कल को शायद जो हमारे 2 मिलियन लोग उधर काम कर रहे हैं कई बरसों से, शायद उनको वापसी करनी पड़े। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। तो इसका पीछे पहलू क्या है कि सियासत है कि ये सिर्फ मईशत है या सिक्योरिटी है? और दूसरा ये भी है कि देखिए पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस रीजन में। हमारे बहुत पुराने दरीना ताल्लुकात रहे हैं। जो यूएई की आर्म फोर्सेस को हमने ट्रेन किया उनके, तो ऐसी कौन सी बात हुई कि एकदम ऑल ऑफ अ सडन जैसे कहते हैं ओवरनाइट ताल्लुकात में ट्रांसफॉर्मेशन आई है कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है बाकी ममालिक के साथ। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में हाई लेवल और प्रॉम्प्ट डिप्लोमेसी की जरूरत है। आपको याद होगा जब मोहम्मद बिन जायद जो रियल रूलर हैं यूएई के तशरीफ लाए थे पाकिस्तान, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको खुद रिसीव किया, खुद ड्राइव करके लेके गए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेस्चर किया। यही काम एमबीएस जो है मोहम्मद बिन सलमान साहब से किया जब सऊदी अरेबिया के वो आए थे क्राउन प्रिंस। तो मेरे ख्याल में दिस कॉल्स फॉर हाई लेवल डिप्लोमेसी। उसमें प्राइम मिनिस्टर का भी रोल है, आर्मी चीफ का भी रोल है, क्योंकि उनके आर्मी टू आर्मी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे यूएई के साथ। यूएई ने हमें बड़ा सपोर्ट किया है इन द रिकंस्ट्रक्शन, स्पेशली वॉर ऑन टेरर के हवाले से, अर्थक्वेक के हवाले से। तो आई थिंक अच्छा, लेकिन सैयद साहब ये जो एक बड़ी एब्रप्ट किस्म की एक अचानक एक जो रवैये में तब्दीली हम देख रहे हैं सर, ये हमें देखने में आई है जब से यूएई के इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो डेवलप हुए हैं। इज इट बिकॉज ऑफ इजराइल? क्या आपको लगता है कि ये यूएई का, सऊदी अरब का एक प्रेशर टैक्टिक हो सकता है ताकि पाकिस्तान जो है वो उन टर्म्स पर आए? और फिर आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि पाकिस्तान का इजराइल को तस्लीम करना, डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो डेवलप करना, इस पर भी बात हो रही है। आपको लगता है ये सब उसी का हिस्सा? नहीं, मैं इजराइल से लिंक नहीं करूंगा, क्योंकि ये उनको पता है, यूएई हो या सऊदी अरेबिया हो, उनको पता है कि हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मौकफ है इजराइल के हवाले से।
और उसको कोई सऊदी प्रेशर या यूएई प्रेशर या किसी और प्रेशर के तले नहीं हम आएंगे, क्योंकि ये एक हुकूमत का नहीं है, एक पार्टी का नहीं, ये कौमी मौकफ है और ये मौकफ कायद-ए-आज़म के जमाने से चल रहा है। आपको याद होगा अली हैदर साहब के 2015 में जब यमन का इशू आया था और ट्रूप्स की बात हुई थी, तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन मुत्तफिका तौर पर उसमें उसकी मुखालफत की थी, जिसकी तायद उस वक्त की हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने भी की थी। कौमी मौकफ था हमारा कि हम फौज नहीं भेजेंगे। उस वक्त एक जवाब दिया था इनका एक वजीर मुमलिकत है अनवर गरगाश, उसने कहा था कि पाकिस्तान को इस चीज की बड़ी सजा मिलेगी, इट विल पे अ वेरी हैवी प्राइस फॉर दिस एक्शन। तो मुझे वो बात खटक रही है जरा, और उसके बाद कोई हमारे ताल्लुकात इन लोगों से संभले नहीं। सऊदी अरेबिया ने तो उसका रिएक्ट नहीं किया पब्लिकली, लेकिन ये शायद ये मोर डायरेक्ट है, came like after 5 years, मतलब अगर वो उन्होंने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी दी थी तो इट कुड हैव बीन डन लाइक आफ्टर अ ईयर और 2, लेकिन 5 साल के बाद वो आ रही हैं पाबंदियां, वो भी अगेन उस टाइम पे जब यूएई तस्लीम कर रहा है इसराइल को। नहीं, आप ये भी देखें ना, एक पैटर्न है हमारे ताल्लुकात, उसके बाद वो ताल्लुकात नहीं रहे। आपको याद है कि 2015 के बाद there was no major high level exchange of visits between Pakistan and UAE till 2019। 4 साल ना हमारी तरफ से कोई सीनियर लीडर वहां गया, ना उनकी तरफ से कोई सीनियर लीडर पाकिस्तान आया, सिवाय पिछले साल मोहम्मद बिन जायद आए। और फिर आपने ये भी नोटिस किया कि उस विजिट के बावजूद जब इजराइल की बात तो अब शुरू हुई है जी, और इजराइल का मेन इशू उनके लिए ये है कि उनको बाइडेन के इलेक्शन का खदशा भी था और धचका भी बहुत लगा है, और वो अपनी रिस्क इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं वॉशिंगटन में। वो समझते हैं कि द रोड टू वॉशिंगटन लाइज थ्रू तेल अवीव, जो जूइश लॉबी है या इजरायली लॉबी उनको बचाएगी वॉशिंगटन में। उसका पाकिस्तान से बराह रास्त ताल्लुक नहीं। लेकिन आप ये देखें ना कि कश्मीर का इशू जिस पर उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया था, उन्होंने मोदी को वेलकम किया, मोदी को चीफ गेस्ट बनाया अपने OIC कॉन्फ्रेंस में यूएई में लास्ट ईयर, और उसको खास तौर पे पेट्रोनाइज किया। तो मैं समझता हूँ कि इसके ज्यादा बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट है, और अब इंडिया पाकिस्तान का भी कॉन्टेक्स्ट हो गया। मैं इसको इजराइल से लिंक नहीं करता, क्योंकि उनका इतना असर नहीं कि पाकिस्तान पर दबाव डालें, क्योंकि ये पाकिस्तान के कोर इंटरेस्ट का इशू है इजराइल का। इसमें हम किसी मुल्क के दबाव में नहीं आते, चाहे वो अमेरिका हो या सऊदीया हो या यूएई हो। बिल्कुल ठीक है मुशाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, पाकिस्तान में बिलखुसूस KPK में पिछले 10 माह में 60 नौजवानों ने खुदकुशी की कोशिश की। ये रुझान बढ़ता क्यों जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा है वैसे वैसे सियासतदानों की बेहिसी मजीद नुमायां होती जा रही है। आवाम को जलसों के लिए बुलाने वाले सियासतदान खुद अपने लिए हर मुमकिन एहतियात कर रहे हैं। अपनी निजी तकरीबात के लिए भी पहले कोरोना टेस्ट कराने की शर्तें लगा रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए ना इन्हें कोई एहतियात याद आ रही है, ना ही किसी किस्म के परहेज का मशवरा दिया जा रहा है। हर गुजरते दिन पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आती जा रही है। आवाम के साथ साथ अब सियासतदान भी इसका शिकार होते जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इस वक्त उन्होंने खुद को अलग थलग कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद वो आवाम को यौम तासीस के जलसे पर भी बुला रहे हैं और 30 नवंबर को PDM के मुल्तान जलसे के लिए भी हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। हालांकि खुद उनकी हमशीरा बख्तावर भुट्टो जरदारी की कल कराची में मंगनी है, और इसके लिए दावतनामे में ही हिदायत दर्ज की गई है कि मेहमान पहले अपना कोरोना टेस्ट कराएं, फिर रिपोर्ट्स ईमेल करें। अगर रिपोर्ट नेगेटिव हो सिर्फ तब शिरकत की इजाजत है। सवाल पैदा होता है कि जो एहतियात ये सियासतदान अपनी जात के लिए करते हैं, वो एहतियात आवाम के लिए क्यों नहीं करते। कुछ यही हालात मुस्लिम लीग नवाज के हैं। 29 नवंबर को मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का एडमिशन टेस्ट है, जिसके में 1.5 लाख तलबा हिस्सा लेंगे। मरियम नवाज ट्वीट के जरिए इस इज्तिमा की मुखालिफत कर रही हैं। वो टेस्ट जो तलबा को फासले पर बिठा कर लिया जाएगा, इसके बारे में कह रही हैं कि हुकूमत जिंदगियां खतरे में डालने जा रही है, लेकिन 30 नवंबर को PDM के जलसों पर कुछ नहीं कह रही। उधर हुकूमत अपोजिशन से तो कोरोना SOPs पर अमल दरामद का मुतालबा कर रही है, लेकिन हुकूमती इज्तिमात में भी किसी किस्म की एहतियात देखने में नहीं आ रही। सियासतदानों के इस रवैये को क्या नाम दिया जाए, पूछेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कारा साहब से।
कर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। कर साहब माजरत के साथ, मगर ये दोहरा मयार क्यों? नहीं, लोगों को तो आप कह रहे हैं कि जब वो जलसे में आएंगे, जहां जहां जलसा होगा तो वहां से कोरोना भाग जाएगा, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। लेकिन अपनी प्राइवेट तकरीब के लिए, अपने प्राइवेट फंक्शन के लिए आप कोरोना टेस्ट को लाजमी करार दे रहे हैं, SOPs का ख्याल रखने की ताकीद कर रहे हैं। तो सर अवाम तो पूछेंगे कि क्या अवाम की जिंदगियां कीमती नहीं है? ये एतराज अगर हुकूमत करे तो मैं उसको को सख्त सुस्त भी कहूं, मैं उसे कुछ शर्म भी दिलवाऊं, मैं उसे ये भी कहूं कि किसी की बच्चियों की शादियों की तकरीब और घरों की तकरीब को इस तरह डिस्कस करना नामुनासिब तरीन हरकत होती है। अब आप मीडिया वाले, मैं तो आपको ये भी नहीं कह सकता, लिहाजा आप उनके सवाल ना करें, आप अपने सवाल करें। अर्ज ये है कि जो छोटी तकारीब होती है वहां दावत दे के आपने बुलाना है, 100, 200, 50 बंदे होंगे, वो भी मखसूस लोग होंगे, और उसके अंदर आप यकीनन एहतियाती तदाबीर बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, हम अपने घरों में भी करते हैं। क्या बाजारों में हमने सारी तकारीब जो हैं क्या तदाबीर इख्तियार करा ली हुकूमत ने? क्या जो आज दरगाहों पे उर्स हो रहे हैं, क्या वहां लोग इकट्ठे नहीं हो रहे? जनाजों पे लोग इकट्ठे नहीं हो रहे? शादी ब्याह की तकारीब में लोग इकट्ठे नहीं हो रहे? तरसों दो दिन पहले पंजाब की एडवाइजर जो हैं वो तशरीफ लाती है गुजरांवाला, वहां जलसा होता है, इस्तकबाल होता है, एक लफ्ज किसी मीडिया वाले को नहीं तौफीक हुई कहे कि भाई ये बड़ा गलत हुआ है, आप तो रोल मॉडल बनिए। क्या आपने कहा और किसी ने कहा? मैंने तो नहीं सुना। वहां तो सब खामोश है क्योंकि वो गवर्नमेंट है। सवाल है भाई कि अगर आपका ये ख्याल है कि SOPs को फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि अगर हुकूमत चाहती है कि ये जलसे ना हो तो कभी ये भी आपने पूछा वजीर आजम साहब से कि वजीर आजम साहब ये फरमाइए कि आपने हफ्जाबाद में जलसा क्यों किया, आपने सवात में जलसा क्यों किया? क्योंकि रोल मॉडल तो उन्होंने है। बजाय इसके अपोजिशन को नहीं, हुकूमत को आप कहें कि आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, आपका बड़ा रोल है, आप लीड कर रहे हैं, आपने फैसले करने हैं और आपने ट्रेंड सेट करना है। बजाय इसके कि आप उनको कहें, आप उल्टा तनकीद या तो अपोजिशन पे कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि जी दोनों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। तो मेरे भाई एक समझने की कोशिश करें, वजीर आजम साहब ने परसों तकरीब से खिताब किया, उसमें उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की वो 2.5 साल से वही तलखी है, वो गाली है, गलोच है, चोर है, डाकू है, फलान है, उसमें भी उनके लहजे में, लफ्जों में, चुनाव में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन कारा साहब देखिए सवाल सर यहाँ होता है कारा साहब कि आपके मुताबिक ये हुकूमत नालायक है, ये हुकूमत नाअहल है, ये हुकूमत गैर जिम्मेदार है, तो आपके मुताबिक जो हुकूमत गैर जिम्मेदार है वो फिर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा ही करेगी। सर आप तो जिम्मेदार है ना, आप तो यही पोस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, तो फिर आप जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। अगर आप कह रहे हैं कि तकरीब में तो SOPs का ख्याल रखा जा सकता है जो प्राइवेट हो, लेकिन इज्तिमा में नहीं रखा जा सकता, तो फिर इज्तिमा कैंसिल कर देना। लोगों की जानों से खेलना कहाँ की अक्लमंदी? फिर आपने वही सवाल है ना, यदि अपोजिशन कर दे, हुकूमत के लिए कोई लफ्ज आपके मुंह से नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा ना सर, वो अभी तो आप बैठे ना, आपसे पूछ रहा हूं, जब हुकूमत का बंदा होगा हुकूमत से पूछेंगे। नहीं, हुकूमत अनोखी लाडली है, उनको नहीं आप पूछेंगे, उनको आप नहीं कहेंगे। वजीर आजम रोज 500-500 लोगों की कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं बंद हालों में, उनको अब नहीं पूछेंगे, बिल्कुल नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो तो ठीक कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी है ही अपोजिशन की, इस मुल्क को अपोजिशन में चलाना है, इसने रवैये दुरुस्त अपोजिशन में रखना। ओ भाई, अगर अपोजिशन तलखी में है और अगर इस मुल्क के अंदर तलखी बढ़ गई है तो आप ये फरमाइए कि 2.5 साल की इस मुद्दत में हुकूमत वक्त ने, वजीर आजम ने कोई एक लम्हा इस तलखी को कम करने के लिए कोई कोशिश की हो, गाली गलौच में कोई कमी आई हो, लहजों में कोई बेहतरी आई हो, किसी और को कहा हो कि जनाब आप इसमें बैठ कर कोई बात कर दीजिए, खुद आप सारे काम करेंगे और अपोजिशन को गालियां देते रहेंगे और फिर धमकियां देके कहेंगे कि हम अंदर भी कर देंगे, हम फलान भी कर देंगे और हम जलसे जो मर्जी करते रहे, एनआरओ नहीं देंगे, फलान नहीं करेंगे, यानी आपके लहजे में फर्क नहीं आएगा। बजाय इसके कि ये मीडिया हमारा जो है, ये हुकूमत वक्त जिसकी ये जिम्मेदारी है, वो लीड रोल अदा कर रहा है, हुकूमत वक्त को कहे आपके आज भी मुर्दे इल्जाम हम ही हैं, बिस्मिल्लाह। तो ये कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं क्योंकि
ये हुकूमत जो है ये भी एक बीमारी की तरह इस कौम को लग गई है और इस हुकूमत का चले जाना बहुत जरूरी है। लिहाजा हम SOPs को फॉलो करके इसको करना चाहते हैं, लेकिन अगर हुकूमत ये समझती है तो फिर हुकूमत को चाहिए था ना कि इसके ऊपर को प्रॉपर एंगेजमेंट करती। हुकूमत को चाहिए था ना कि अपने लहजे में कोई बेहतरी लाती। हुकूमत को चाहिए था ना कि आप जैसे दोस्तों को शामिल कर लेती उसमें। लेकिन वो अगर आज भी गालियां ही देंगे तो फिर गालियों के जवाब में अपोजिशन इस तरह नहीं किया करती। और तारीख में जितनी मैंने पढ़ी है जमहूरी तारीख, उसमें जिसने कभी चीजों को बेहतर हो करके नहीं चलाती। ये हुकूमत का काम होता है चलाना। आप उल्टा हमसे डिमांड कर रहे हैं जैसे होता नहीं है। कारा साहब के हुकूमत तो जो कर रही है वो कर रही है, हुकूमत के रवैये पर तो फिर हुकूमत से पूछेंगे ना। सर आपसे मेरा अर्ज ये था कि फिर आप में और उस हुकूमत में फर्क क्या रह गया? हुकूमत ने यह किया कि GB में जब इलेक्शन हो रहे थे अपने जलसे करके जब फारिग हो गए तो कहा कि जनाब अब कोरोना है तो अब जलसे नहीं करने चाहिए। यह बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर ये हकीकत तो आप भी मान रहे हैं ना कि कोरोना है, तो सर उससे बचेंगे नहीं क्या? उससे बचने के लिए आपको लगता नहीं है कि इज्तिमा से परहेज करना चाहिए? इसी परहेज का मुजाहरा आप अपनी प्राइवेट तकरीब में कर रहे हैं। 2.5 साल में तेल की कीमतें इनसे कंट्रोल नहीं हुई, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हुई, बेरोजगारी इनसे कंट्रोल नहीं हुई, करप्शन इनसे कंट्रोल नहीं हुई, दवाइयों की कीमतें इनसे कंट्रोल नहीं हुई, चीनी माफिया ये नहीं पकड़ सके, आटा माफिया ये नहीं पकड़ सके, पाकिस्तान के अंदर इन्होंने बर्बादी फेर के रख दी है, खारजा पॉलिसी इन्होंने और आज भी यही कह रहे हैं कि ये सारा कुछ किया धरा तो पिछली हुकूमतों का। तो हम तो भाई पहले ही इनके मुर्दे इल्जाम हैं, ये कौन सा नया इल्जाम होगा हम पे? कार साहब एक लम्हे के लिए एज्यूम करते हैं, खुदा ना खासा देखिए सर हुकूमतें तो जलसे कर रही है बंद, आप जलसे करेंगे सिर्फ आप, जैसे कि आपने कहा है, तो सर अगर खुदा ना खासा कोरोना बढ़ गया तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पे डल जाएगी ना। फिर ये तो मेरा ख्याल है घाटे का सौदा होगा, पॉलिटिकली भी आपके लिए नुकसानदेह होगा। कोरोना अगर बढ़ेगा, भले ही आपकी वजह से ना बढ़ा हो, इल्जाम तो लगेगा ना आप पर। कोरोना पड़ने की बात नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला महफूज रखे। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम पे तो उन गुनाहों के भी हम पे डाल दिए हैं इन्होंने, और इनके जरिए आपने भी बार बार कि जनाब जो हमसे सरजद ही नहीं हुए। याद रखिए हुकूमत की तरफ से एक गाली दी जाती है, आप रोज 40 प्रोग्राम करते हैं चैनलों वाले, और अगर आप हुकूमत की उस गाली को ही दोहराएंगे और दिन में को 10 दफा दोहराएंगे तो 4000 दफा दोहराई जाएगी, उन्होंने तो एक दफा दी होती है। तो ये जब आप इस गाली को दोहरा रहे होते हैं तो ये जरूर गौर किया कीजिए कि क्या इस गाली के अंदर कोई वजन भी है, इस आर्गुमेंट के अंदर कोई वजन भी है? देखिए आपकी उनकी गाली को अगर दोहराया जाता है तो आपके उस गाली के जवाब में जो गाली दी जाती है उसको भी उतना ही दोहराया जाता है, तो ये हम इंसाफ पूरा रखते हैं। तो मेरे जो जवाब को नहीं दोहराएंगे आप, ना आपसे दोहराया जाएगा, क्योंकि आप दोहराएंगे तो आपका गला पकड़ लिया जाएगा, लिहाजा उसको छोड़ दीजिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब हुकूमत वक्त की गाली को आपने बिल्कुल ठीक कारा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन जैसे कि मैंने आपसे कुछ पहले बताया कि नौजवानों में सुसाइड करने या सुसाइड अटेम्प्ट करने की शरह बहुत बढ़ती जा रही है और KPK में हालिया केसेस में बहुत इजाफा हुआ है। हमारे साथ उज़्मा सदाकत साहबा मौजूद होंगी हमारे नफ्सियात इस वक्फे के बाद। नाज़रीन बच्चों को नजरअंदाज करने के इंतहाई खौफनाक नताइज सामने आ रहे हैं। नन्हे मासूम जहनी मसाइल का शिकार होकर बर्बादी की तरफ जा रही है। अदम तवज्जो, डांट डपट, मारपीट से बागी होकर स्कूल जाने वाले बच्चे अपने ही हाथों से अपनी जिंदगियां खत्म कर रहे हैं। घरेलू झगड़े, तालीम का दबाव और मोहब्बत में नाकामी जैसे मसाइल भी बच्चों की खुदकुशियों का सबब बन रहे हैं। पूरे मुल्क में बच्चों की खुदकुशियों के वाकयात तशवीशनाक हद तक बढ़ रहे हैं। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 2019 तक पाकिस्तान में 13,000 से ज्यादा लोग खुदकुशी कर चुके हैं, जबकि पाकिस्तानी कमीशन बराए इंसानी हुकूक का कहना है कि 2015 के बाद से पाकिस्तान में खुदकुशी के वाकयात तेजी से बढ़ रहे हैं। 2017 में पाकिस्तान में 3,500 खुदकुशी के वाकयात रिपोर्ट हुए थे। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। रवां बरस सिर्फ पेशावर में खुदकुशियों के 69 से जायद वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि सिर्फ 2 माह में पेशावर में ही 3 मासूम बच्चों ने अपने हाथों से अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया है। अक्टूबर में पेशावर के इलाके तहसील में 10 साला बच्चा
सुदेश वालिदैन की डांट से दिल बर्दाश्ता हो गया और छत पर चढ़कर गले में रस्सी डालकर मौत को गले लगा लिया था। वालिदैन की इकलौती औलाद मोहम्मद बासित ने भी सिर्फ इसलिए खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली क्योंकि उसकी बात नहीं मानी गई थी, जबकि पेशावर के ही 16 साल एजाज मेहताब ने भी वालिदैन के साथ झगड़े के बाद अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया था। अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक सिर्फ अक्टूबर में पेशावर में 4 तालिब इल्मों ने खुदकुशी का इंतहाई कदम उठाया था। खानदानी जराये के मुताबिक ये सभी बच्चे सख्त दबाव का शिकार थे। कुछ साथी तलबा के रवैयों से परेशान थे और कुछ को पढ़ाई के दबाव का सामना था। WHO के मुताबिक आलमी सतह पर हर 40 सेकंड में एक शख्स खुदकुशी करता है। मजमूई तौर पर हर साल 8 लाख अफराद अपनी जिंदगी का खात्मा करते हैं, जबकि 2007 से 2018 के दौरान 10 से 24 साल की उम्र के नौजवानों में खुदकुशी की शरह 57% तक बढ़ गई है। पाकिस्तान में सिर्फ पेशावर ही नहीं बल्कि मुल्क के दीगर शहरों से भी बच्चों की खुदकुशियों के अफसोसनाक वाक़यात सामने आ रहे हैं। 2 माह पहले कराची में एक 12 साल के बच्चे ने माँ बाप से नाराज होकर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी, जबकि गुज़िश्ता बरस बखर के एक नौजवान ने सिर्फ इस वजह से अपनी जान ली क्योंकि इम्तिहानात में उनके नंबर कम आए थे। तालिब इल्म जाहिद ने खुदकुशी से पहले वालिदैन के नाम खत तहरीर किया, जिसमें उसने अपने वालिदैन से रिजल्ट अच्छा न आने पर माफ़ी मांगी थी। वालिद साहब का हमारा लाडला था, तो वालिद साहब उससे कहते थे बेटा पढ़ लो यार, पढ़ लो, तुम्हारा ही फायदा है। वो सिर्फ ये बात उसके माइंड में थी, यार मैं घर जाके अब क्या जवाब दूंगा, मुझे 2 सप्लियां आ गई हैं। स्पेशली जो टीचर हैं 8 दिन में एक आधा ऐसा लेक्चर बच्चों को जरूर दें। अगर कुछ शिकस्त हो गई है, फेल हो गए हैं, कुछ हो गया, उनको मोटिवेशनल लेक्चर होना चाहिए। माँ बाप की डांट डपट और पढ़ाई के दबाव के अलावा मोहब्बत में नाकामी भी बच्चों में खुदकुशी की एक बड़ी वजह है। ऐसा एक वाक़या इस्लामाबाद में पेश आ चुका है, जब 7वीं जमात के एक तालिब इल्म उसामा अपनी स्कूल टीचर को पसंद करता था, लेकिन जब स्कूल टीचर ने इसे समझाया तो उसने दिल बर्दाश्ता होकर स्कूल में ही खुद को गोली मार ली थी। जिंदगी खत्म करने से पहले उसामा ने प्रिंसिपल को खत में लिखा, सर जी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरी मौत के बाद इस पिस्तौल को कहीं दूर फेंक देना, कहीं पुलिस मेरे पापा को न पकड़ ले। घर से मोहब्बत में नाकामी पर अपनी जान लेने की एक और अमलनाक मिसाल कराची में भी सामने आ चुकी है। 2015 में 10वीं जमात के एक लड़के और लड़की ने स्कूल में ही मौत को गले लगा लिया। दोनों बच्चों के खत भी सामने आए थे, जिसमें उन्होंने वालिदैन से इंतहाई इकदाम की माफ़ी मांगी थी। इनका बेसिकली आपस में लव अफेयर चल रहा था। पहले लड़के ने लड़की को शूट किया, एक गोली मारी, उसके हेड शॉट लिया। उसके बाद लड़के ने अपने आप को गोली मार ली और दोनों की मौके पे ही डेथ हो गई। कमीशन बराए इंसानी हुकूक के मुताबिक खुदकुशी से होने वाली अमवात में से 90% अमवात की वजह नफ्सियाती मसाइल होते हैं। इस हवाले से माहिरीन नफ्सियात का मानना है कि वालिदैन का बच्चों को टाइम न देना, बच्चों का तन्हाई में रहना, घरेलू झगड़े, रोज रोज बच्चों को डांटना, इम्तिहानात में नंबर्स कम आना बच्चों में डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह है। माहिरीन नफ्सियात का मानना है कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को सबसे अहम समझें और उनके मसाइल को तवज्जो से सुने। सख्ती जरूर करें, लेकिन हद से ज्यादा डांट डपट भी बच्चों को बागी कर देती है। इसलिए बच्चों के साथ एतमाद भरा ताल्लुक कायम करें ताकि बच्चा वालिदैन के साथ मसाइल और परेशानियों पर खुलकर बात करे। बच्चों में खुदकुशी के बढ़ते हुए खतरनाक रुझान और इसकी वजूहात के हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे माहिर नफ्सियात डॉक्टर उज़्मा मसरूर साहिबा। उज़्मा साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त का। ये वजह क्या है एग्जैक्टली? वालिदैन की अदम तवज्जो है या आजकल का माहौल कुछ ऐसा बन सका है? लोग ये भी कहते हैं जनाब के लोग जो है बच्चे फिल्मों के जरिए, ड्रामों के जरिए भी ऐसे मामला सीख लेते हैं। आपके पास ज्यादा केसेस किस हवाले से आते? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। यकीनन ये बहुत अहम टॉपिक है और आजकल पिछले कुछ अरसे में तो ख़ास तौर पे ये बहुत हाईलाइट भी हुआ है। नौजवानों में सुसाइड, कुछ ऐसे केसेस भी देखने में आए। कुछ आपकी बात सही है, कुछ हाईलाइट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। और ये भी ठीक है कि जो अटेम्प्ट है वो भी तकरीबन कमिटेड के बराबर ही होती है, क्योंकि अगर कोई बच जाए तो बच जाए, अदरवाइज़ तो ये कमिटेड सुसाइड ही होती है। जहाँ तक आया फैक्टर्स का मामला, तो मैं पहले तो जेनेरिक बात करूँगी कि ओवरऑल अगर हम इस सिनेरियो
मालिया को देखें या इस एज रेंज को देखें जिसकी हम इस वक्त पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, तो ये जो एज है ये खुद बहुत सारे चैलेंजेस के साथ है। यानी इस एज में वैसे भी जो इंडिविजुअल होता है, बच्चा होता है या यंग एडल्ट होता है, वो काफ़ी वल्नरेबल होता है और बहुत सारे फैक्टर्स डेफिनेटली इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। हम इसके बाद देख लेंगे कि रीजन वाइज क्या वेरिएशन आ सकती है इस बिहेवियर में। आम तौर पे मोस्टली इट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेसर्स। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लाइफ में वो वाले चैलेंजेस या वो वाले स्ट्रेसर कोई भी बच्चा या बड़ा फेस कर रहा होता है जिसमें वो समझता है कि उसके पास कोई मुतबादिल हल नहीं है, कोई ऐसा हल नहीं है जो कि जिसको वो देख सके, लुक फॉरवर्ड कर सके या किसी से मशवरा कर सके। और इन स्ट्रेसर्स में मैं इनको थोड़ा सा लिस्ट कर दूं आपके लिए, तो इनमें स्टडीज़ या एकेडमिक प्रेशर जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। कंपटीशन आपको पता है बहुत ज़्यादा है, एक क्लास से दूसरी में प्रमोट होने का और फिर फर्दर, जाहिर सी बात है, फर्दर इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने का। उस कंपटीशन के अलावा पेरेंटल प्रेशर बहुत होता है पढ़ाई से रिलेटेड, और घरों के अंदर आमतौर पे डिस्कशंस चल रही होती हैं जो माली हालात हैं उनसे लेके कि बच्चों की फ़ीस ज़्यादा है या कुछ इस तरह। तो कुछ ऐसे या फैमिली की बहुत ज़्यादा होप्स होती हैं कि आपने ये बनना है, ये बनना है। तो ये वाले जो फैमिली के प्रेशर्स हैं या पेरेंटल प्रेशर्स हैं, ये प्राइमरीली मेन तो ये कॉज बनते हैं। और ये स्ट्रेसेस वैसे नॉर्मल है, मतलब हर घर में हो रहे होंगे, लेकिन कुछ और फैक्टर्स ऐसे हैं जो इनको ज़रा हाईलाइट कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। उनमें से दूसरा फैक्टर जो होगा, उनमें से पहला फैक्टर जो होगा वो कम्युनिकेशन। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।